दिल्ली के रोहिणी इलाके से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक महिला पर बेरहमी से जानलेवा हमला किया गया, जिसका आरोप महिला के पड़ोसी पर ही लगा। इस हमले के सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि आरोपी ने किस तरह एक के बाद एक चाकू से महिला पर कई ताबड़तोड़ वार कर दिए। बताया गया कि महिला वहीं पड़ोस में अपनी 4 साल की बेटी और पति के साथ रहती थी और उसका पिछले कुछ महीनों से आरोपी पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी, लेकिन ये विवाद खत्म नहीं हुआ और आरोपी पड़ोसी ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। वीडियो में दिखा कि हमले से पहले दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था और इसी बीच आरोपी ने चाकू निकाल दिया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही आरोपी ने एक के बाद एक कई वार कर दिए। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने आरोपी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुका और महिला पर ताबड़तोड़ वार करता रहा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। तो ये तस्वीरें दिल्ली की रोहिणी पर है। आप देखिए किस तरीके से महिला पर चाकू से वार किया जाता है, महिला पर यह हमला होता है और पड़ोसी पर इस हमले का आरोप लगा है। ये वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। तो दिल्ली में किस तरीके से महिला पर हमला होता है, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए पहले विवाद होता है और नौबत यहां पर पहले, उसके बाद बात बिगड़ जाती है और उसके बाद ये आरोपी चाकू से हमला करता है। तो आरोपी पड़ोसी ने महिला पर जानलेवा हमला किया। वीडियो जो सामने आया है आप देखिए, दोनों में किसी बात पर पहले विवाद होता है और इसी बीच आरोपी ने चाकू निकाल लिया। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरोपी ने एक के बाद एक कई वार किए। पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने आरोपी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं रुका। ये दोनों लोग हमारे पड़ोसी थे। हम लोग अपने घर पे बैठे हुए थे, घर के बाहर आवाज़ आई तो निकल के देखा कि एक पड़ोसी को ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर रहा था, जो कि हमारे घर के सीसीटीवी फुटेज में भी है और ये पहले से ही बीसी है। इनका आपस में पहले 1-2 बार रंजिश हो चुका है, जिसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आज उसने इसके गेट खटखटाया, गेट से जब वो में ही 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि छेड़छाड़ की पुलिस को शिकायत करने पर दूसरे गुट के लोग भड़क गए और उन्होंने शिकायत करने वाले पक्ष पर हमला बोल दिया। सामने आई तस्वीरों में वहां कुछ लोग एक आदमी पर लाठियां बरसाते दिखे। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हमलावरों ने तब भी उसे नहीं छोड़ा। बाद में दूसरी तरफ के लोगों ने भी पलटवार किया। जिस वक्त यह हंगामा चल रहा था, पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन हमलावरों पर उसका भी कोई खौफ नहीं दिखा। एक महिला पुलिस वालों से अपने भाई को बचाने की गुहार लगाती दिखी। ये पुलिस वाले छेड़छाड़ की शिकायत पर जांच करने पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने ही दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हमारे घर के बाहर सबने बहुत बुरी तरह मारा। इस झड़प में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मारपीट में कुछ महिलाओं को भी चोटें आईं। मध्य प्रदेश के खंडवा में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने अनूठा तरीका निकाला है। वहां वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को प्रशासन की तरफ से पौधे गिफ्ट किए गए, ताकि कोरोना से चल रही जंग के बीच पर्यावरण का ध्यान भी रखा जा सके। वहां के एक वैक्सीनेशन सेंटर के सामने आई तस्वीरों में दिखा कि जो लोग वहां वैक्सीन लगवाने पहुंचे, पहले उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया, उसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाई गई और फिर उपहार के तौर पर उन्हें पौधे दिए गए। जब मैं आया तो मुझे गेट से ही बड़ा अच्छा अनुभव रहा। बताया गया कि इस तरह की पहल से लोगों में पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता आएगी। लोगों से ज़्यादा आग्रह किया जा रहा है कि वह पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो भी जनरेट होती है। बताया गया कि इस तरह की व्यवस्था खंडवा के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर की गई, ताकि लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा सके। विकास के मामले में नीति आयोग की लिस्ट में बिहार सबसे नीचे रहा। नीति आयोग ने विकास के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक सूची जारी की, जिसमें केरल पहले पायदान पर रहा, जबकि बिहार सबसे नीचे। नीति आयोग ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में हुए काम के आधार पर यह रैंकिंग दी। दिल्ली के करीब यूपी के गौतम बुद्ध नगर में गांजा तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया। पुलिस को वहां गांजा बेचे जाने की जानकारी मिली थी, लेकिन जब वो वहां छापेमारी के लिए पहुंची तो तस्करों ने पुलिस वालों की ही पिटाई कर दी।
इस दौरान एक पुलिस वाले को बंधक भी बना लिया गया। जैसे ही पुलिस ने बलबीर को पकड़ने की कोशिश की, जो ग्रामीण है उन्होंने पुलिस को घेर लिया। और हालांकि इलाके के लोगों ने उल्टा पुलिस पर ही शराब के नशे में होने और बदतमीजी करने का आरोप लगा दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दारू पी के आए हैं यहाँ, बदतमीजी कर रहे हैं, हमारी लेडीज बहू बेटी बदतमीजी कर रहे हैं। बाद में पुलिस ने भी आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 6 अभियुक्तों के लिए भी पुलिस टीम दबिश दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन में कुछ ढील दे दी। इसके तहत वहां शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में आर्थिक संकट से जूझ रहे एक परिवार ने नौकरी के लिए मदद की गुहार लगाई। अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इस परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई थी। अब घर में 2 महिलाएं और 3 बच्चे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के इलाज की वजह से उन पर काफी कर्ज भी हो गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी विधायक लालजी वर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर को पार्टी से बाहर कर दिया। इन दोनों विधायकों पर पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा। राजस्थान के बीकानेर में बीएसएफ ने पाकिस्तान सीमा के पास 54 किलो हेरोइन बरामद की। इस हेरोइन की कीमत करीब 270 करोड़ आंकी गई। वैक्सीन की कमी की वजह से मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद रखे, जिसकी कुछ तस्वीरें कांदिवली के एक सेंटर से भी सामने आई, जिसके मेन गेट पर ताला जड़ा मिला और वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर सुबह से लोग लाइन लगाए हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही। टीका केंद्रों के बंद होने से वहां पहुंचे लोगों को काफी परेशानी भी हुई। बंद करके काम धंधा है वैक्सीन लगाने के लिए, और भी कोई इंतजाम ही नहीं दिख रहे हूँ। इस मामले पर बीजेपी ने अपना पक्ष रखा और महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी पर घोटाले का आरोप लगा दिया। मुंबई का वैक्सीन ये बड़े बड़े मिनिस्टर जो है वो अपने अपने जिला में लेके जा रहे हैं। यूपी के कानपुर में दिन दहाड़े कुछ लोग एक अपराधी को पुलिस के चंगुल से छुड़ा कर ले गए। इस घटना का वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो गया। एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। यूपी में योगी सरकार ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को पूरी छूट दे रखी है, लेकिन कई अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस के चंगुल से बच निकलते हैं। हद तो तब हो गई जब कानपुर में 25,000 का इनामी बदमाश को भरी दोपहरिया लोग छुड़ा ले गए। ये सुनकर भी अजीब लगता है, लेकिन इस पूरे वाकये का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी वजह से इस पर यकीन करना ही होगा। ये जो हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कानपुर के नौबस्ता के आकर्षण गेस्ट हाउस के सामने की। बताया गया कि नौबस्ता में एक बीजेपी नेता नारायण सिंह के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने कुख्यात बदमाश मनोज सिंह पहुंचा था। पुलिस को जिस बदमाश की लंबे वक्त से तलाश थी, उसका सुराग मिला तो पुलिस ने उसे पार्टी में शामिल होने से पहले एक गेस्ट हाउस के बाहर दबोच लिया। सादे कपड़े में घात लगाए बैठे पुलिस वालों ने जबरन उसे पुलिस की जीप में चढ़ाया। चूंकि ये सारा घटनाक्रम गेस्ट हाउस के बाहर चल रहा था, इसलिए पुलिस की कार्रवाई की भनक नेता और उसके समर्थकों को मिलते देर नहीं लगी। इससे पहले कि पुलिस की गाड़ी अपराधी मनोज सिंह को लेकर आगे बढ़ती, कुछ लोग रोकने के मकसद से गाड़ी के आगे बैठ गए। जाहिर है इनका मकसद पुलिस की गाड़ी को रोकना था, ताकि अपराधी मनोज सिंह को छुड़ाया जा सके, और ये अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। क्योंकि पुलिस की गाड़ी के आगे बैठने के बाद भीड़ को जमा होने का मौका मिल गया, और आरोप है कि इसी दौरान खबर मिलते ही मनोज सिंह के समर्थकों के साथ ही नेताओं के समर्थक भी वहां पहुंच गए। कहा जा रहा है कि खुद नारायण सिंह भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान कुछ लोग पुलिस से बहस करते दिखे, और जैसे ही पुलिस का ध्यान हटा, बड़ी संख्या में अपराधी मनोज सिंह को छुड़ाने वालों को अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने का मौका मिल गया। जैसे ही गाड़ी से इधर से पुलिस उनसे बातचीत करना शुरू की, तब तक पीछे से उस मुलजिम को इसके साथी लेके भाग गए। भरी दोपहरी में सरेआम सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कानपुर में जो कुछ हुआ, उससे लोग हक्के बक्के रह गए।
चूंकि मौके पर मौजूद कई लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। इससे बात फैलते देर नहीं लगी। बात जब बीजेपी नेताओं तक पहुंची तो कार्रवाई का फौरन ऐलान हो गया। अपराधी मनोज सिंह को छुड़ाने में कानपुर के जिला मंत्री नारायण सिंह का भी हाथ था। इसकी जानकारी होते ही कानपुर बीजेपी की जिला अध्यक्ष बीना आर्या ने मनोज सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया और 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद पार्टी ये रिपोर्ट अपने आला हाईकमान को भेजेगी ताकि कार्रवाई की जा सके। उत्तर प्रदेश के बरेली के एक गांव में कोरोना का टीका लगाने गई टीम को लोगों ने वापस भेज दिया। जहां एक और देश के कई शहरों से टीका लगवाने के लिए मारामारी की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लोग टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। और बरेली का ये गांव उन्हीं में एक है जहां गांव वालों को वैक्सीन लगाने गई टीम को लोगों ने खाली हाथ लौटा दिया। स्वास्थ्य कर्मचारी गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों को समझाते रहे कि टीका लगवा लो, लेकिन उन्होंने तो जैसे कानों पर पट्टी बांध ली थी। एक बुजुर्ग महिला ने तो उनसे खूब बहस की। उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो उसने कसम खा ली थी कि वो न खुद टीका लगवाएंगी और न ही गाँव के किसी दूसरे शख्स को टीका लगवाने देंगी। वैक्सीन के बारे में गलतफहमी के शिकार इन लोगों को प्रशासन की ओर से गई टीम ने हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो कोई परेशानी नहीं होने की प्रदेश में टीके पर फैले भ्रम पर सरकार भी परेशान दिखी और उसने दो टूक कहा कि ये हालात विपक्ष ने बनाए हैं और उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। भ्रम तो विपक्ष ने पैदा किया, ये तो मानना होगा। ये हम ही को आकर आगे सामने कहना होगा कि नहीं, हम सबको वैक्सीन लेना है। उत्तर प्रदेश सरकार गांव के लोगों को वैक्सीन लगाने पर खास ध्यान दे रही है और उसने जून में करीब 1 करोड़ ग्रामीणों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। गुजरात में कोरोना के मामले कम होने के बाद आज से वहां कोरोना कर्फ्यू में दी गई ढील को बढ़ा दिया गया है। गुजरात में अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इससे पहले सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही दुकानें खोलने की इजाजत थी। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। साथ ही जिम, क्लब, वाटर पार्क भी अभी वहां बंद रहेंगे। निकारागुआ के राष्ट्रपति के लिए चुनौती बनी एक पत्रकार को नजरबंद कर दिया गया है। पहले राजधानी मनागुआ में पत्रकार पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए पुलिस ने उसके घर पर अचानक छापेमारी की, जिसके बाद घर के बाहर पत्रकार के परिवार वाले पुलिस से भिड़ गए, जिनको पुलिसकर्मी पीछे हटाते नजर आए, लेकिन बात नहीं सुनने पर हाथापाई की नौबत आ गई। इस बीच वहां मौजूद पत्रकार के हिमायती पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। साथ ही घर में नजरबंद पत्रकार क्रिस्टियाना चामोरो के मकान के बाहर मीडिया वालों का हुजूम नजर आया, जो उनकी एक झलक अपने कैमरे में उतारने के लिए बेताब दिखे। लेकिन पुलिस कर्मियों ने ऐसा होने नहीं दिया, जिससे मीडिया और पुलिस में गर्मागर्मी बढ़ गई। लेकिन आखिरकार पुलिस ने सभी मीडिया वालों और पत्रकार के समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया। इसी के साथ पत्रकार क्रिस्टियाना के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। मुंबई के गोरेगांव इलाके में बनाए गए कोविड सेंटर के अंदर मरीजों और डॉक्टरों का तनाव दूर करने के लिए अनोखी पहल की गई। ये कोविड सेंटर पिछले साल जून में बनाया गया था, जिसके 1 साल पूरे होने के मौके पर वहां डॉक्टरों और मरीजों के लिए डांस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड सेंटर के अंदर लाउड स्पीकर पर गाने बजाए गए, जिनकी धुन पर वहां मौजूद सभी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी झूम उठे। पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों के साथ वहां भर्ती मरीजों ने भी खूब मस्ती की। ज्यादातर लोगों ने डांस करके अपना तनाव दूर करने की कोशिश की, जबकि कुछ ने बाकी लोगों के डांस का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक जमा करने के मामले में गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में गौतम गंभीर की संस्था को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के उल्लंघन का दोषी माना और ड्रग कंट्रोलर को आदेश दिया कि केवल इस मामले में नहीं बल्कि जमाखोरी के सभी मामलों में जांच की जा सकती है। ड्रग्स कंट्रोलर ने कोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर की फाउंडेशन ने फेबिफ्लू दवा की करीब 2500 स्ट्रिप खरीदी। एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है। गौतम गंभीर फाउंडेशन के जरिए यह भी बताया गया कि ये दवाएं 1130 जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त में दी गई। इसके अलावा फाउंडेशन ने 120 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे और उन्हें अधिकृत जगहों से भरवाया भी गया। ये सभी सिलेंडर एक डॉक्टर की देखरेख में केवल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए गए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहते हैं जिन्होंने महामारी में ऑक्सीजन और दवाओं का बड़ा स्टॉक अपने पास रखा।
अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कोरोना से निपटने, वैक्सीन और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बीच पीएम मोदी ने कोरोना से हालात सुधरने के बाद कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। बातचीत के बाद पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही पीएम ने कोवैक्स कार्यक्रम के तहत भारत को भी वैक्सीन देने के फैसले का स्वागत किया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन उन देशों को देने का ऐलान किया है जहां इस महामारी का असर ज्यादा है। इनमें कनाडा, भारत और मेक्सिको समेत कई देश शामिल हैं। अमेरिका ने कोवैक्स कार्यक्रम के तहत इन देशों को वैक्सीन देने का किया ऐलान। It was a very positive and a warm call. Our Prime Minister thanked her for assurance on the vaccine supply to India, and also he appreciated the support and solidarity which you have been seeing at different levels. The US administration, industry, diaspora, even the US Congress. The Prime Minister thanked for that, and they also discussed further strengthening of India-US vaccine partnership, and particularly the potential between United States and India, their contribution to the post-COVID global health and economic recovery. Our Prime Minister invited her to visit India soon after the normalization of the global health situation. अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कुछ देर पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बातचीत की। अमेरिका ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग के तहत जो वैक्सीन भारत को दे रहा है उसकी मैंने सराहना की। महामारी के इस दौर में अमेरिकी सरकार, कारोबारियों और वहां बसे भारतीयों ने जो मदद की है उसके लिए शुक्रिया अदा किया। कमला हैरिस से क्या बातचीत हुई, पीएम मोदी ने इसकी भी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत अमेरिका के बीच वैक्सीन सहयोग को और मजबूत करने के लिए जारी प्रयासों और कोरोना के बाद स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में सुधार में योगदान करने के लिए संभावनाओं पर भी हमने चर्चा की। फिलीपींस में आया एक खतरनाक तूफान 4 लोगों की जिंदगी निकल गया और 2600 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। तूफान की वजह से वहां चट्टानें भी खिसक गईं और इतनी भारी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। नतीजा यह हुआ कि हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आया। एक वीडियो में एक मकान के सामने इतना ज्यादा पानी बहता दिखा कि तस्वीरें देखकर यह समझ ही नहीं आया कि वहां सड़क आखिर थी कहां। तूफान के तांडव की कुछ दूसरी तस्वीरों में भी मंजर डरावना दिखा। वहां सैलाब के बहाव की ताकत इतनी थी कि जो भी उससे टकराए बह जाए। मकान रहने लायक नहीं बचे तो बचाव कर्मियों को लोगों को राहत कैंपों में ले जाना पड़ा। कमर छूते बाढ़ के गंदे पानी के बीच राहत कर्मी लोगों का सामान सिर पर ढोकर, उनके बच्चे अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें अपने साथ ले गए। प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि समंदर से सफर पर निकले कुछ लोग भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए और बंदरगाह पर लगी बेंचों पर रात गुजारने को मजबूर दिखे। यूपी के भदोई में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए महिला का वेश धारण कर लिया। हालांकि उसकी ये चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चली और लड़की के घर वालों ने उसे धर लिया। प्रेमिका की शादी में प्रेमी को आपने महिला बनकर शादी में शामिल होने के कई किस्से सुने होंगे। ग्रामीण इलाकों में भी पुरुष महिला बनकर नाच गाना करते हैं। ऐसा ही एक मामला भदोही से सामने आया है, जहां कारणों का कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ भी मामला पुरुष का महिला बनकर शादी में शामिल होने का है। और जैसे ही इस लड़के की पोल खुली, घर वालों ने उसे घेर लिया। लाल साड़ी, ब्लाउज और चूड़ियों में नजर आ रहे लड़के को देखकर हर कोई हैरान था। उसकी पहचान और इस हुलिये का मकसद जानने के लिए एक शख्स ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन लड़का भी अपनी जिद पर अड़ा दिखा। उसने आंचल से अपने मुंह को छुपाने में सारी ताकत झोंक डाली और आवाज बदलकर दावा करने लगा कि वो महिला ही है। 1 मिनट, जब मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। अब हमारा खोला लड़की नहीं होगा, मैं नहीं खोलूंगी। काहे बदे? शर्माता ना। घूमर काहे ते तो मुंह क्या तो पहचान जानने की ये जद्दोजहद लंबे समय तक जारी रही। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। कुछ लोगों ने लड़के के पास मौजूद मोबाइल फोन से उसकी पहचान जानने का सुझाव दिया। घर वालों के हाथ जैसे ही लड़के का मोबाइल लगा, वो फोन लौटाने के बदले मुंह दिखाने की मांग करने लगा। बताया गया कि शादी के समारोह में महिलाओं के बीच किसी अनजान को देखकर घर वालों को शक हुआ।
एक महिला ने पीछे से इसके सिर पर हाथ रखा तो उसके नकली बाल बाहर आ गए। जैसे ही लड़के की पोल खुली, घर वालों के साथ ही कुछ मजे लेने वाले भी वहां पहुंच गए। इन्हीं में से एक आदमी ये पूछता सुनाई पड़ा कि आखिर वो पहनने के लिए साड़ी लाया कहां से। लेकिन हर सवाल पर बार बार एक ही जवाब मिलता कि वो लड़का नहीं है। जब मैं कह रहा हूं मैं नहीं हूं तो नहीं। हालांकि जब कुछ लोग पुलिस को बुलाने और 100 नंबर पर फोन करने की बात करने लगे तो लड़के ने जिद छोड़ दी और उसका चेहरा दिख गया। चेहरा दिखाने के बाद लड़के ने दोबारा चेहरा साड़ी से छुपा लिया और लोगों से उसे जाने देने की मिन्नतें करने लगा। जब इस लड़के के फोन से लड़की वालों की किसी एक शख्स से बात हुई तो इसने अपना फोन छीन लिया। इसके बाद पुलिस को सौंपने के लिए घरवाले इसे बाहर सड़क पर ले आए। बताया गया कि आरोपी अपने एक साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। मौका मिलते ही लड़का तो अपने साथी के साथ भाग गया, लेकिन भागने के बाद भी कयासबाजी का दौर जारी है। इलाके के लोग एक दूसरे को चटकारे लेकर इसके बारे में बता रहे हैं और अटकलों का बाजार गर्म है। गुजरात के सूरत से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कोरोना कर्फ्यू के बावजूद एक आदमी ने बीच सड़क पर अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। आरोप है कि अपने दोस्तों के साथ कोरोना नियम तोड़ने वाला यह आदमी अवैध शराब का कारोबारी है और उसने कोरोना की वजह से लागू नाइट कर्फ्यू की भी परवाह नहीं की। उसने अपने दोस्तों को बुलाकर बीच सड़क पर ही 1-2 नहीं बल्कि 5 केक काटे। जश्न में डूबे इन लोगों ने कोरोना नियमों का भी ख्याल नहीं रखा। इसके बाद उसने एक एक कर अपने दोस्तों को केक खिलाया, लेकिन कोई भी वहां मास्क पहने नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा 2 गज की दूरी बनाना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा। बिना किसी के डर के ये लोग काफी देर तक वहां पार्टी करते नजर आए। एक तरफ केरल में मानसून पहुंच गया और दूसरी तरफ कर्नाटक में बेंगलुरु समेत कई जगहों पर मानसून से पहले भारी बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आसमान से गिरी पानी की ये बूंदें उनके लिए आफत बनकर भी आई, क्योंकि वहां इतनी बारिश हुई कि कुछ देर बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम का मिजाज बदला तो दिन में भी रोशनी की कमी महसूस होने लगी। ऐसे में लोगों ने गाड़ियों की हेडलाइट ऑन कर ली और अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ जगहों पर पेड़ भी सड़क पर टूटकर गिर गए, जिससे रास्ता ब्लॉक हो गया। वहां से गुजरने वाले लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। Very likely to experience rain or thunder shower during next 2 days. व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र ने अदालत में कहा कि व्हाट्सएप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और प्राइवेसी पॉलिसी के लिए लोगों पर दबाव बना रहा है, जिसके लिए वो उन्हें बार बार नोटिफिकेशन भेज रहा है, जो भारत सरकार के नियमों के खिलाफ है। केंद्र ने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप अपनी डिजिटल ताकत का इस्तेमाल बड़ी होशियारी से कर रहा है और उसकी कोशिश है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के पास होने से पहले वो लोगों से अपनी पॉलिसी मनवा ले। सरकार ने अदालत से अपील की कि वो प्राइवेसी पॉलिसी पर भेजे जा रहे नोटिफिकेशन पर अंतरिम निर्देश दें। वहीं अदालत में व्हाट्सएप ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि वो फेसबुक के साथ अपनी जानकारी शेयर नहीं करता और यूजर के मैसेज को सुरक्षित रखता है। यही नहीं, उसने बताया कि अपनी नई पॉलिसी के बारे में सोचने के लिए उसने लोगों को 4 महीने का समय दिया। अमेरिकी सेना गलती से बुल्गारिया की एक तेल बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी करने पहुंच गई, जिसके बाद फैक्ट्री के मालिक ने सेना के कुछ अधिकारियों पर केस दर्ज कर लिया। हालांकि अमेरिकी सेना की यह कार्रवाई एक सैन्य अभ्यास का हिस्सा थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में राइफल थामे कुछ सुरक्षाकर्मी फैक्ट्री के अंदर घुसते नजर आए, जिन्हें देखकर फैक्ट्री में मौजूद स्टाफ ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। जिसके बाद इन सुरक्षाकर्मियों ने फैक्ट्री के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन अचानक इस छापेमारी से परेशान हुए फैक्ट्री के मालिक ने सेना के इस काम को गैर कानूनी बताते हुए कुछ अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ओलंपिक्स की तैयारियों पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक्स की तैयारियों पर दिल्ली में एक बैठक की। इस बैठक में टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तैयारियों की जानकारी ली गई। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर पर्सनली ensuring that the preparation for the Tokyo Olympics. कर्नाटक सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने पर केंद्र के फैसले पर संतोष जताया। साथ ही कोर्ट ने सीबीएसई से अगले 2 हफ्तों में छात्रों को नंबर देने की प्रक्रिया और फॉर्मेट तय करने को कहा।
चेन्नई में एक एनजीओ ने लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए जागरूक किया। दावा किया गया कि कोरोना का टीका लगवाने वाले लोगों को इस एनजीओ की तरफ से सोने का सिक्का, मोटरसाइकिल और वॉशिंग मशीन तोहफे में दी जाएगी। रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव जीत के साथ फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी ऐश बार्टी चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में विधायकों के लिए बनने वाले मकानों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसी मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और इसे कांग्रेस की दोहरी नीति करार दिया, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। बिहार में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की गई। टीका एक्सप्रेस नाम के इस अभियान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई। बताया गया कि इसके तहत गाड़ियों के जरिए शहरी इलाकों में रहने वाले उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जो वैक्सीन सेंटर पर जाने से कतरा रहे हैं। बिहार में टीका एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। 121 गाड़ियां हैं जो शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले जाकर और लोगों को टीका लगाएंगे। इससे पहले गांव में रहने वाले लोगों के लिए भी इसी तरह की गाड़ियां भेजी गई थी। सरकार का दावा है कि इस पहल से वैक्सीनेशन को बड़ा फायदा मिलेगा। हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक सभी लोगों को टीका दे दिया जाए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की गिलगित में इमरान खान के खिलाफ विरोध तेज हो गया। वहां कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान की इमरान सरकार पीओके में किसी को भी अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं देती और जब जब वहां पर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान की सेना ने उन्हें कुचलने की हर कोशिश की है, लेकिन इस बार लगता है कि दांव उल्टा पड़ गया है। दरअसल हुआ यह है कि गिलगित में हजारों की तादाद में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि पीओके के गिलगित में क्या हो रहा है, वहाँ के हालात क्या हैं और वहाँ क्यों गदर मचा हुआ है। असल में यहाँ हजारों की तादाद में सरकारी कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। खबर है कि करीब 25 सरकारी महकमे ऐसे हैं जिनमें काम करने वाले तमाम कर्मचारियों ने दफ्तर जाने के बजाय सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया है। पीओके के गिलगित में इस समय गदर जैसे हालात हैं। यहाँ तमाम सरकारी कर्मचारियों ने गुरुवार को हड़ताल कर दी। खबर है कि 25 सरकारी महकमों के करीब 52,000 कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला और सरकार के नुमाइंदों का घेराव किया। गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से स्विट्जरलैंड के करीब 2 गुना है और उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी। एक बात यह कि पाकिस्तान हुक्मरान और चीन की नजर भी इस इलाके पर लगातार बनी रहती है और लगातार गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इस बात का विरोध करते रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वहां उठ रही हर आवाज को किसी भी कीमत पर दबा दिया जाए। गिलगित बाल्टिस्तान तकनीकी रूप से जम्मू कश्मीर का इलाका है, लेकिन 4 नवंबर 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है, जहां पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के जुल्म सितम के खिलाफ लोग अक्सर सड़कों पर उतर आते हैं। सरकारी कर्मचारियों की ये हड़ताल उसी सिलसिले का एक हिस्सा माना जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर गिलगित में सरकारी कर्मचारी और उनके समर्थक गुरुवार को न सिर्फ सड़कों पर उतरे, बल्कि उन्होंने शहर की तमाम सड़कों को रोककर जैम जैसे हालात पैदा कर दिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने गिलगित सिटी में मुख्यमंत्री के आवास के सामने भी धरना दिया, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के घर के सामने भी धरना दिया। पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि गिलगित के इस हिस्से पर भारत कब्जा कर सकता है और इसी वजह से पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा को इस इलाके की जिम्मेदारी सौंपी गई है और चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की सरकार गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों पर लगातार जुल्म ढा रही है। लेकिन सच तो ये है कि अब इस जुल्म की इंतहा वहां के लोगों के लिए हो गई है और वो अपनी आवाज को दबाने के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में काम करने वाली एक महिला और उसका पति मास्क के लिए टोके जाने पर कुछ पुलिस वालों से भिड़ गए। आरोप है कि ये लोग अनलॉक के दौरान बिना मास्क लगाए स्कूटर पर सड़क पर घूम रहे थे। तभी चेकिंग के दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन जब उन्हें मास्क के लिए टोका गया तो वो आग बबूला हो गए। महिला के पति ने तो सारी मर्यादाएं लांघ दी। वो अपनी सफाई में बदजबानी पर उतर आया। झूठ बोलिए मर जाइए, क्या झूठ बोला तो मरे। बात बढ़ी तो एक पुलिस वाले ने उन्हें बहस न करने की सलाह दी। ये मैडम का 2 दिन हंगामा करना है और आप क्या था। लेकिन मामला शांत होने के बजाय और बढ़ गया। तीखी बहस के बाद उस महिला के पति ने धमकी दे डाली, जिस पर पुलिस वाले का गुस्सा भड़क गया।
इसके बाद वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने बीच बचाव किया और फिर हंगामा कर रहे पति पत्नी को छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू में राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को तगड़ा झटका लगा। उद्धव सरकार ने फिलहाल अनलॉक से इनकार कर दिया। साथ ही महाराष्ट्र में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है। इस बीच सभी प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से शिवसेना और कांग्रेस के बीच का मतभेद भी सामने आ चुका है, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री विजय वडेट्टीवार ने नियमों के साथ 18 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत का ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री दफ्तर से उनके इस दावे को खारिज कर दिया गया और नई गाइडलाइन नहीं आने तक कोरोना कर्फ्यू को पहले की तरह लागू रखने का आदेश दिया। बिहार के दानापुर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक दुकानदार पर राशन में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो दुकानदार उन्हें 10 किलो के बजाय 5 किलो ही राशन दे रहा था, जिसके खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाई। उन्होंने उसकी दुकान के सामने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया और वहां कई टायर रखकर उनमें आग लगा दी। इन लोगों में ज्यादातर महिलाएं शामिल रहीं, जिन्होंने सड़क पर उतरकर उस दुकानदार के खिलाफ खूब बवाल किया। हंगामा बढ़ा तो इलाके के एक नेता उन महिलाओं के बीच पहुंचे और उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई महिलाओं ने उनकी एक नहीं सुनी। 10 किलो मिलता है, लिंक का प्रॉब्लम है। हंगामे की वजह से वहां कई लोग जुट गए। वहां से गुजरने वाले लोगों को भी काफी देर तक आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लोगों से बार बार कोरोना नियमों के पालन की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई से सामने आई। वहां कुछ लोग कोरोना से बेपरवाह दिखाई दिए। मुंबई के मुलुंड टोल नाके पर इतनी गाड़ियां जमा हो गई कि वहां भारी ट्रैफिक जैम लग गया, जबकि वहां के बाजारों में भी लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कुछ लोग तो बिना मास्क लगाए ही दिखे। हालांकि प्रशासन ने दुकानों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन प्रशासन के इस नियम का व्यापारी वर्ग ने विरोध किया। कोरोना की संख्या कम होते ही बीएमसी ने नई गाइडलाइंस बनाई है, जिसमें काफ़ी सारी जो दुकानदार हैं उन्हें ढिलाई दी गई है, लेकिन रिटेल जो शॉप्स हैं उन पर पाबंदी अभी भी लागू है। जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटेल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र शाह सर। सर, क्या कहना चाहेंगे जो नए गाइडलाइंस आए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये दूसरा दिन है। गाइडलाइंस जो आई है 2 दिन हुए हैं, और यहाँ के जो डिज़ास्टर कमेटी के जो इंचार्ज है इकबाल चहर साहब, बीएमसी कमिश्नर, उन्होंने दूसरी जो मुंबई के आजू बाजू के शहरों जो ज़िले हैं वहाँ पे दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक नॉन एसेंशियल चालू रखी है। लेकिन मुंबई शहर जहाँ पे कोरोना के केसेस कम से कम है, पॉजिटिविटी रेट भी लो है, फिर भी चाहल साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और एक साइड की दुकानें शुरू की है। उससे हमारे को दिक्कत शुरू में कल तो बहुत हुई, कल परसों तो बहुत हुई है। आज फिर स्थिति एक नॉर्मल सी हुई है, लेकिन टाइमिंग हमारे लिए बहुत दिक्कत वाला है। सुबह 7 बजे कोई दुकान में आता नहीं है। कस्टमर्स आते हैं वो करीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद आते हैं। और दूसरा हमारी जो कंप्लेन ये है कि ये दुकान के लिए किया है कि हॉकर्स के लिए किया है, क्योंकि हॉकर्स आप देख सकते हैं क्रॉफर्ड मार्केट है या दादर एरिया है या स्टेशन एरिया है, मलाड वगैरह, वहाँ पे हॉकर्स ने टेकन ओवर ऑल द फुटपाथ्स। सो व्हाट वी आर सेइंग टू द कमिश्नर इज दैट if it is open for the shop alternate days, then why the hawkers should be allowed? यूपी बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। यूपी बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में यह फैसला लिया। कोरोना की वजह से हालात बिगड़ने के बाद रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल लगाने वाले लोगों ने अपनी लाइसेंस फीस माफ करने की मांग की। हालात ऐसे हो गए हैं कि कैटरिंग सेवा से जुड़े हुए ये लोग अब मांग कर रहे हैं कि उनके लाइसेंस फी को माफ कर दिया जाए। इन लोगों ने बताया कि कोरोना की वजह से ज्यादातर ट्रेनें ठप हैं और लोग भी सफर करने से बच रहे हैं, जिसका उनके काम धंधे पर बहुत खराब असर पड़ा है। बहुत बुरी हालत है, काम धंधा ही नहीं। 4 गाड़ी में देख लो, सारी गाड़ी खाली जा रही है।
हरियाणा के नूह में न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाने के बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। नूह के नगीना इलाके में कई लोग टीका केंद्र पर जाने से कतरा रहे थे, जिसकी खबर एक दिन पहले ही दिखाई गई थी। इसके अगले ही दिन लोगों को टीका लगाने के लिए उस इलाके में एक कैंप लगा दिया गया। न्यूज 18 इंडिया ने ये खबर दिखाई है कि 3 दिन तक नगीना के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में एक भी शख्स ने वैक्सीन नहीं लगाई और उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रियता दिखी। कैंप लगते ही वहां कई लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचने लगे। स्वास्थ्य कर्मियों ने भी माना कि चैनल की पहल से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इतने लोग मोटिवेट हो रहे हैं आपके आने से, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर वैक्सीनेशन हो। कानपुर में कोचिंग सेंटर ने कोरोना संकट में छात्रों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। इस संस्थान ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मुफ्त कोचिंग देने का ऐलान किया। आरजेडी से राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को ईडी ने खाद घोटाले के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उनकी इस गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से विरोधी दल के नेताओं को इसी तरह परेशान करती है। आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। आरजेडी एक परिवार की पार्टी है और आरजेडी की दुकान क्राइम और क्रिमिनल्स के सहयोग से चलती है। यूपी बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। लोगों की लापरवाही की तस्वीरें तमिलनाडु की चेन्नई से भी सामने आई। वहां डीएमके के एक विधायक ने लोगों की मदद के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को खाना दिया गया, लेकिन इस बीच वहां इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। खाना लेने के लिए वहां लोग टूट पड़े। इस बीच किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा और तो और कई लोग बिना मास्क के ही नजर आए। कैरिबियाई देश डोमिनिका में मेहुल चोकसी के मामले पर सुनवाई टल गई। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के मामले में डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई। मेहुल चोकसी के वकील ने कोर्ट से और समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई। हालांकि मामले की अगली सुनवाई का समय अभी तय नहीं हुआ है। डोमिनिका में मेहुल चोकसी को अवैध रूप से दाखिल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मेहुल चोकसी ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दे दी। हालांकि निचली अदालत उसकी जमानत की याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी है। इस बीच डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक दिन पहले वहां की सरकार ने मेहुल को भारत भेजने की बात कही। भारत के अधिकारी भी डोमिनिका में मौजूद हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि मेहुल को भारत लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। Regarding the specific case of Mehul Choksi, we understand that he is currently in the custody of Dominican authorities and certain legal proceedings are underway. We will continue to make all efforts to ensure that he is brought back to India. डोमिनिका की कोर्ट में चल रही मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण पर सुनवाई फिलहाल टल गई है और अगली सुनवाई कब होगी इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। लेकिन पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी डोमिनिका कैसे पहुंचा, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार के मुताबिक मेहुल चोकसी समंदर के रास्ते एंटीगा से डोमिनिका पहुंचा था। मेहुल चोकसी की डोमिनिका जाने की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 के हाथ लगी हैं। इन तस्वीरों के मुताबिक जिस जहाज से वो डोमिनिका पहुंचा, उस जहाज का नाम लेडी एनी है और वो हैक्शॉ बोट चार्टर्स लिमिटेड कंपनी से ली गई। इस जहाज की लंबाई करीब 47 फीट है, वजन करीब 16 टन है। इस जहाज के कैप्टन का नाम एग्बेट जोएक्स बताया गया। इस जहाज पर कैप्टन के अलावा क्रू मेंबर के लोग भी सवार थे। जहाज पर मौजूद विवेक नाम का एक शख्स मेहुल चोकसी समेत दूसरे लोगों को खाना मुहैया करवाता था। यह जहाज 23 मई को एंटीगा से रवाना हुआ और 2 दिन बाद 25 मई को डोमिनिका के पोर्ट्समाउथ पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चोकसी बुल्गारिया मूल की अपनी कथित गर्लफ्रेंड से मिलने डोमिनिका गया था, जहां गैरकानूनी तरीके से एंट्री के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के एक आरोपी के मकान पर प्रशासन का हथौड़ा चला। विपिन यादव नाम के जिस आरोपी के मकान पर कार्रवाई की गई, उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। हालांकि पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले हफ्ते वहां मिलावटी शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद इस मामले में तफ्तीश आगे बढ़ी तो जिला प्रशासन को जांच में पता चला कि इस आरोपी का मकान अवैध रूप से बना है। ये जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची और आरोपी विपिन यादव के मकान को जमीन में खुदाई करने वाली एक मशीन से तोड़ दिया। मकान का नक्शा स्वीकृत नहीं है, इसके ध्वस्तीकरण की आज कार्रवाई की जा रही है।
आरोपी के मकान पर कार्रवाई के दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी मौजूद रहे ताकि हंगामे के हालात बनने पर लोगों को शांत कराया जा सके। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। बताया गया कि इस इमारत को वहां अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसकी गिरने से वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल की टीम वहां पहुंची और उसने मलबे में दबे लोगों की तलाश तेज कर दी। बचाव दल की मुस्तैदी से मलबे के अंदर से 4 लोगों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि इस हादसे में एक बच्चे की जान चली गई, जबकि बाकी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। संकरा इलाका होने की वजह से वहां बचाव दल को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की मदद भी ली गई। आईएमए और योग गुरु रामदेव के बीच चल रहे विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। हाईकोर्ट पहुंची दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट ने डीएमए को यह तक कह दिया कि उन्हें कोर्ट का वक्त बर्बाद करने की जगह महामारी का इलाज खोजने में समय लगाना चाहिए। योग गुरु की तरफ से दिए गए बयानों पर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यह किसी की व्यक्तिगत राय है, इसमें कोर्ट में मुकदमा करने का क्या औचित्य है। डीएमए ने रामदेव पर आरोप लगाया था कि वो कोरोनिल के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं और कोर्ट से उन्हें रोकने की गुहार लगाई गई, जिस पर कोर्ट ने डीएमए को पार्टी मानने से ही इनकार कर दिया। साथ ही शिकायतों को कोर्ट और मेडिकल फोर्स का वक्त बर्बाद करना बताया। हाईकोर्ट ने और सख्ती दिखाते हुए टिप्पणी की कि क्या एलोपैथी इतनी कमजोर साइंस है कि किसी के बयान देने पर कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव के वकील को कहा कि अपने क्लाइंट को भविष्य में एलोपैथी पर इस तरह के बयान देने से रोकें।